फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं भाई लेक्चर नंबर 20 परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो परमेबिलिटी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। परमेबिलिटी के बारे में हम काफी सारी चीज देख चुके थे कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार की होती है हमारी स्ट्रेटिफाइड सॉइल में परमेबिलिटी हमारी कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं क्या इसका नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी के अंदर वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हेडिंग डालता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी। तो भैया परमेबिलिटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इनमें जो मेरा सबसे पहले आता है वो कौन सा आता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एक पॉइजली जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक इक्वेशन दी। किस चीज की दी थी आपको इक्वेशन? डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू पॉइजली Q बराबर सी डी स्क्वायर गामा अपॉन नीटा ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई। ये जो इक्वेशन थी ये किसने दी थी हमें? ये इक्वेशन दी थी पॉइजली ने, ठीक है। एक चीज और आई इंटू आई इंटू ए, इक्वेशन 1। ऐसे ही हमारी इक्वेशन डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू डार्सी वो हम पढ़ चुके हैं, Q बराबर के आई ए, यही तो था। अब ये दोनों डिस्चार्ज दोनों को इक्वल कर देते हैं, इक्वेटिंग 1 and 2। आप सोच रहे होंगे सर हम तो पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, आप क्या पढ़ाने लग गए। अरे मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो हमारी परमेबिलिटी होती है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किन किन चीजों पर निर्भर करता है वो देखो इस इक्वेशन से ही आपको याद हो जाएंगी सारी चीजें। हम इन दोनों को बराबर करते हैं तो क्या आएगा मेरा के आई ए, के इंटू आई इंटू ए बराबर सी डी स्क्वायर गामा अपॉन नीटा गामा अपॉन ईटा ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू आई इंटू ए। ये दोनों कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा के बराबर सी डी स्क्वायर गामा अपॉन ईटा ई क्यूब अपॉन में 1 प्लस ई। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। और ये जो इक्वेशन है यही कौन सी इक्वेशन है हमारी? ये है सबसे मेन इक्वेशन नंबर 3। यहां पर देखो भाई लिख देता हूं वैसे मैं, गामा क्या है? यूनिट वेट किसका? ऑफ फ्लूइड। जो भी हमारे लिक्विड है फ्लूइड है उसका यूनिट वेट है। ईटा क्या है हमारी? ये है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। डी क्या है? डायामीटर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। और ई क्या है हमारा? आप जानते ही हो वॉइड रेशियो। क्लियर है बात? तो अब आप देखिए इसमें हमारा आपको दिख रहा है कि जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, इस कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल एक वर्ड में परमेबिलिटी। मैंने कल आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था कि हम परमेबिलिटी हम हमारी स्लैंग में, लोकल स्लैंग में क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी परमेबिलिटी परमेबिलिटी। तो यही है परमेबिलिटी। तो आपको दिख रहा है परमेबिलिटी किस किस चीज पर निर्भर कर रही है? ये निर्भर कर रही है हमारे एक तो डी पर, सी तो हमारा कांस्टेंट है, डी क्या है हमारा? डायमीटर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। गामा क्या है हमारा? यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। और ईटा क्या है हमारा? काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। और ई क्या है हमारा? वॉइड रेशियो। तो इन 4 चीजों पर निर्भर कर रही है। इन 4 चीजों में अगर आप देखते हो तो ये दोनों चीज किसकी प्रॉपर्टी है हमारी? ये दोनों चीज किसके अंदर होंगी? यूनिट वेट ऑफ, ये तो किसकी प्रॉपर्टी है हमारे? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बोलो या लिक्विड, ये तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है। और ये दोनों किसकी प्रॉपर्टी है? ये है सॉइल की प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बोलो या सॉलिड। तो देखो भाई मतलब ये है कि हमारा जो मैं आपको बताया था ना स्टार्ट में पहली लाइन लिखवाई थी, आपको ध्यान हो कि परमेबिलिटी किस पर निर्भर करती है। तो भैया जो हमारी परमेबिलिटी है ना वो केवल और केवल लिक्विड पर डिपेंड नहीं करती या फिर केवल सॉइल पर डिपेंड नहीं करती, दोनों ही चीजों पर डिपेंड करती है। भाई हो सकता है लिक्विड के रूप में मैं क्या ले रहा हूं? शहद ले रहा हूं तो अलग होगी परमेबिलिटी, पानी ले रहा हूं तो अलग होगी, कैरोसिन ले रहा हूं तो अलग होगी, पेट्रोल ले रहा हूं तो अलग होगी, डीजल ले रहा हूं तो अलग होगी। तो सब केसेस में अलग अलग परमेबिलिटी होती है। और अगर मैं सॉइल की जगह में सैंड ले रहा हूं, क्ले ले रहा हूं, ग्रेवल ले रहा हूं,
तभी मेरी परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो परमेबिलिटी कभी भी फिक्स नहीं रहती है, दोनों चीजों पर डिपेंड करती है। वो तो हम बात कर रहे थे फिजिकल, अब मैंने आपको मैथमेटिकली या बोला जाए थियोरेटिकली भी इक्वेशन के द्वारा बता दिया कि ये दो टर्म तो क्या होती है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड और दो टर्म क्या होती है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी परमेबिलिटी है किस पर डिपेंड करती है, दोनों ही चीजों पर निर्भर करती है। तो इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे। कई लोग क्या कहते हैं कि ये इक्वेशन कौन सी है हमारी, इसको कई सारी बुक्स में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉजने कार्मन्स इक्वेशन, कॉजने कार्मन्स इक्वेशन, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं केसी इक्वेशन। इसके पीछे बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे भ्रम हैं। ये इक्वेशन एक्चुअल में आई तो इसी से है, लेकिन इसने केवल क्या किया, इस इक्वेशन ने केवल और केवल एक चीज को चेंज कर दिया, जो डायमीटर है ना, डायमीटर, उसको इसने चेंज कर दिया। हमारा जो स्पेसिफिक सरफेस होता है वो होता है d/6, बात क्लियर है क्या नहीं, 6/d, 6/d होता है। तो यहां पर इसने क्या कर दिया, d की जगह d स्क्वायर क्या हो गया मेरा 36/SS², तो यहां पर इसने d स्क्वायर की जगह 36/SS² पुट कर दिया, ठीक है ना। और SS² पुट करने के बाद में ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज होगी, बस क्या होगा इसमें c × 36/SS² गामा अपॉन ईटा EQ/1 + E, ये हो गई इक्वेशन। तो वहां पर c × 36 उसका नाम अलग दे दिया उसने, 1/kk बोल दिया इसको। बस इसी इक्वेशन 3 से हमारी कौन सी इक्वेशन आती है, कॉजने कार्मन्स इक्वेशन, ठीक है ना। ये कॉजने कार्मन्स इक्वेशन नहीं है, ये दोनों से आई है, ये पॉइजली और डार्सी दोनों से मिलकर के बनी ये वाली इक्वेशन। बात क्लियर है क्या नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये मैं लिखवाऊंगा आपको आगे। तो मैं अभी आपको केवल डिफरेंस बता रहा हूं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बहुत स्टडी के बाद देखा, ये कई सारी बुक्स के अंदर इसी को कॉजने कार्बन इक्वेशन बोल दिया है, ऐसा नहीं है। हमारी स्टैंडर्ड किताब जैसे हमारी बोला जाए जो हमारी अरोड़ा है उसके अंदर भी इसको बोल दिया गया है, जो के अरोड़ा का, ठीक है ना। और आप नेट पर देखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, तो ये एक ही चीज है, वैसे अलग अलग नहीं है। अब अपन लिखेंगे 1 बाय 1 सब चीजों पर। तो भैया आपको दिख रहा है इसमें, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं आपको कि परमेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, गामा, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। जितना ज्यादा यूनिट वेट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसकी परमेबिलिटी होगी, ठीक है। जितना ज्यादा उसका क्या होगा, ईटा, ईटा का मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अगर ज्यादा हो गई, विस्कोसिटी अगर ज्यादा हो गई तो क्या होगा, आपके माइंड में आ रहा होगा गाढ़ा हो चुका है फ्लूइड, गाढ़ा हो गया तो परमेबिलिटी घट गई। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, विस्कोसिटी ये ज्यादा है तो ये कम है, ये कम है तो ये ज्यादा है। बात क्लियर है क्या नहीं। तो दो चीजों पर डिपेंड करती है हमारे, एक तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर, गामा और ईटा पर, वॉइड रेशो पर, वॉइड रेशो पर करती है। वॉइड रेशो पर कैसे करेगी, वॉइड रेशो अगर आप बढ़ा रहे हो, आपको दिख रहा है ना E³/1 + E है, मोटा मोटा कहा जाए तो E² पर डिपेंड करती है। E² का मतलब क्या है कि अगर आप इसकी क्या बढ़ा देते हो, वॉइड रेशो को बढ़ा देते हो, वॉइड रेशो जब बढ़ जाएगा, जब वॉइड रेशो बढ़ जाएगा मतलब पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है, दूर दूर है तो उसको मूव करने के लिए आराम से जगह मिल रही है, मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब अवरोध, अवरोध क्या हो गया, कम। आपको पूरे परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी याद रखने के लिए केवल इसको याद रखना, रेजिस्टेंस को। जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब अवरोध ज्यादा है तो नीचे पानी कम आएगा तो परमेबिलिटी कम, जहां पर रेजिस्टेंस कम है वहां पर परमेबिलिटी ज्यादा। तो आपको क्या पकड़ना है कि किसी भी चीज के कारण रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो हम देखेंगे यूनिट वेट के कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के कारण क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, टेम्परेचर के कारण क्या होगा, और उसके बाद में हम डायमीटर के कारण क्या होगा, वॉइड रेशो के कारण क्या होगा। ये हम सारी चीजें देखेंगे 1 बाय 1। अभी मैंने आपको इस इक्वेशन से थोड़ा सा समझाया है कि इक्वेशन की सहायता से हम कैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी को ध्यान रखेंगे। अब अपन इसके नीचे 1 बाय 1 सभी चीजों को लिखते हुए चले जाएंगे। मैं इसे मिटाता हूं भाई, आप इसको उतार लो, आप इसको उतार लो। मैं 1 बाय 1 फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखूंगा, कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है। इसके नीचे एक लाइन लिख देना पहले, आप इसके नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः इक्वेशन 3 से स्पष्ट है कि सॉइल की परमिएबिलिटी सॉइल के साथ साथ लिक्विड की प्रॉपर्टी पर भी निर्भर
करती है। सॉइल के साथ साथ वो लिक्विड की प्रॉपर्टी पर भी निर्भर करती है, दोनों चीजों पर निर्भर करती है। अब आप इसको उतार लो, मैं इसे मिटाता हूं। तो 1 बाय 1 अपन सभी चीजों को लिखते हुए चले जाएंगे। इसमें आप जो लिखा है ना आपने एक लाइन, उसके नीचे एक लाइन और लिख लो, जिससे आप सभी फैक्टर्स को याद कर सको। उसके नीचे एक लाइन लिख दो जो आपने लिखा है ना, पर भी निर्भर करती है। कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू कर दो। सॉइल पार्टिकल्स का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, परमेबिलिटी उतनी कम होगी। परमेबिलिटी उतनी ही कम होगी, और उल्टा रेजिस्टेंस जितना कम होगा, परमेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, अब अपन लिखेंगे भाई एक एक कारक। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा आपको साइज ऑफ ग्रेन या पार्टिकल। तो पार्टिकल ही लिख देता हूं मैं। तो पहला फैक्टर कौन सा है हमारा? हमारा जो पहला फैक्टर है वो है साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो आपने देखा था भाई इक्वेशन के अंदर क्या था हमारा, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा साइज होगा, तो अपन लिखते हैं इक्वेशन 3 से स्पष्ट है कि सॉइल की परमिएबिलिटी पार्टिकल साइज के स्क्वायर के समानुपाती होती है। अतः जितना बड़ा पार्टिकल होगा, उतनी ही अधिक क्या होगी, परमिएबिलिटी होगी। तो जितना बड़ा पार्टिकल होगा, हमारा क्ले तो ऐसा था, फिर सिल्ट थोड़ा सा ऐसा था, सैंड ऐसी थी गोल गोल पार्टिकल्स, ग्रेवल उससे बड़े। तो ग्रेवल में पानी आपने देखा होगा आराम से नीचे जाता है। क्यों? उसको वॉइड स्पेस ज्यादा मिल रहा है, स्पेस ज्यादा मिल रहा है, रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है उसको, कम मिल रहा है। इसमें रेजिस्टेंस उससे ज्यादा है, इसमें उससे ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो सबसे कम परमेबिलिटी किसकी होगी, क्ले की, और सबसे ज्यादा ग्रेवल की। तो अपन लिख देते हैं अतः कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल की परमिएबिलिटी फाइन ग्रेन्ड सॉइल की तुलना में अधिक होती है। तो हमने भाई पहला लिख लिया साइज ऑफ पार्टिकल। आप यहां पर लिख लेना, याद रखने, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। और दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा कारक कौन सा है हमारा, दूसरा जो कारक है हमारा, दूसरा कारक कौन सा है हमारा, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल। दूसरा है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी आपने देखा हुआ है कि जो हमारा K होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा एंड K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो जितनी ज्यादा हमारी क्या होता है डेंसिटी होगी या यूनिट वेट होगा, उतनी ही ज्यादा हमारी परमिबिलिटी होती है।
जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ही कम परमेबिलिटी होगी। एक बात और है, जो हमारी विस्कोसिटी होती है ना, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? टेम्परेचर के इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी घटती है कि नहीं? आपने घी था बिल्कुल जमा हुआ, आपने उसको क्या है टेम्परेचर दिया तो घी हमारा पिघल गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी क्या हो गई? कम हो गई, पतला हो गया। टेम्परेचर घटाया, फ्रिज में रख दिया तो जम गया, तो विस्कोसिटी बढ़ गई। मतलब अपोजिट है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर मैं देखूं तो हमारा ये क्या है? टी, इसके ऊपर चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये 1n डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी है, टी हमारा ऊपर चला गया तो हमारा के जो है आपने देखा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो के बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटा दोगे तो के घट जाएगा। बात क्लियर है क्या नहीं? हेलो, मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी परमेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? हमारे विस्कोसिटी पर। और विस्कोसिटी जो होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो टेम्परेचर कहां चला जाएगा? ऊपर। तो हमारे देखो आप, जो परमेबिलिटी है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुकी है। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो परमेबिलिटी, ये हमारी विस्कोसिटी घटेगी, और विस्कोसिटी घटेगी तो ये बढ़ेगी। तो हम डायरेक्टली कहेंगे, हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बढ़ाने पर परमेबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने पर ये घटती है। तो उस प्रॉपर्टी को हम किस में लिखते हैं? उसको लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड के अंदर। ठीक है ना? तो इसमें अपन लिखते हैं लिक्विड की डेंसिटी, या कहा जाए क्या, यूनिट वेट, एक ही चीज है, बढ़ने पर परमिएबिलिटी बढ़ती है। ठीक है? वह, तो उसके साथ साथ क्या होगी? बढ़ेगी। वह विस्कोसिटी के बढ़ने पर परमिएबिलिटी घटती है। क्योंकि, क्यों घटती है भाई? क्योंकि विस्कोसिटी के बढ़ने पर फ्लो में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। फ्लो में रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज होगा। ठीक है ना? अब टेम्परेचर की भी इसी में लिख देते हैं हम। टेम्परेचर के बढ़ने पर भी परमिएबिलिटी बढ़ती है। इसको अपन रिलेशनशिप के रूप में लिख देते हैं, जैसे हमने ये लिखा है के समानुपाती गामा और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीनों चीज हमने लिख दी। ठीक है ना? तो दूसरा हमने प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड भी लिख दिया। अब हम तीसरा लिखते हैं। तीसरा क्या था हमारा? तीसरा था भाई हमारा वॉइड रेशो। तीसरा हमारा क्या था? वॉइड रेशो। इसके बाद मैं तीसरा लिखता हूं, तीसरा जो कारक है अपना वो कौन सा है? तीसरा फैक्टर कौन सा है हमारा? वो जो थर्ड फैक्टर है वो है हमारा वॉइड रेशो। तो आपने देखा हुआ है भाई ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई था। तो अपन लिखते हैं कि वॉइड रेशो बढ़ने पर फ्लूइड को ज्यादा स्पेस उपलब्ध होता है, ज्यादा स्पेस मिलेगा तो इजीली फ्लो कर पाएगा बहुत ज्यादा रेट से, तो परमेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो अपन लिखते हैं वॉइड रेशो बढ़ने पर लिक्विड को अधिक स्पेस उपलब्ध होता है, ज्यादा स्पेस मिला, जिससे लिक्विड
अधिक रेट से मूव करता है। इसलिए परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है भाई, तो परमेबिलिटी मेरी इंक्रीज होगी तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वैसे तो E स्क्वायर आता है, ये तो मैं आपको संबंध बता रहा हूं कि आप जिससे एग्जाम में जाने से पहले देखो ना तो आप समझ जाओ कि इसके बढ़ने पर बढ़ेगी, घटने पर घटेगी, इसलिए लिखा है। तो हमारा वॉइड रेशियो हो गया। तो वॉइड रेशियो किसमें, अब हम इसके बाद में बात करते हैं किस चीज की, फोर्थ देखते हैं हम। फोर्थ जो है हमारा वो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब देखो इसको समझ लो पहले आप एक बार। अगर हमारी क्या है, सॉइल पार्टिकल सूखे हुए हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है उसके अंदर क्या है, S बराबर 1 नहीं है, S बराबर कम है, हमारी यूनिट से हमारी कम है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। पानी मतलब बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ती जाएगी और फिर 100% हो जाएगी, पूरे पूरे वॉइड जब भर जाएंगे। जब हमारे पूरे के पूरे वॉइड भर जाएंगे इस तरह से, कंप्लीटली फिल हो चुके हैं, और एक कंडीशन कौन सी थी, हमारे वॉइड जो है फिल नहीं है कंप्लीटली, वो क्या है, हमारे इस तरह से पार्टिकल लगे हुए हैं। तो इस वाले केस में, सूखे वाले केस में क्या है, जो फ्लो के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है किसके बीच में, जब भाई यहां पर देखो ना पानी है ना ही, पानी तो है नहीं यहां पे, तो पार्टिकल ऑटोमेटिकली पास पास आएंगे, पार्टिकल क्या हो जाएंगे इस वाले केस में, पास पास आ जाएंगे। और जब पास पास पार्टिकल आ जाएंगे तो क्या होगा, इस वाले केस में पानी को निकलने के लिए बहुत मुश्किल उत्पन्न हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा इस केस में। लेकिन जैसे ही पूरे पूरे वॉइड भर चुके हैं पानी से, S बराबर 1 हो गया, तो हमारा जो ये जो है लिक्विड किसकी तरह काम करेगा, ल्यूब्रिकेशन की तरह काम करेगा। जैसे भाई हमारी चैन होती है साइकिल की, उसमें आप तेल डाल देते तो बहुत स्मूथ चलती है, तो अब क्या है, उनको मूवमेंट के लिए बहुत ही स्मूथ पाथ मिल चुका है, रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। रेजिस्टेंस कम होती है, हमारी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बढ़ने के साथ साथ परमेबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, मैंने आपको बता दिया, लिक्विड सारे वॉइड को फिल कर देता है, फिल करने पर जो लिक्विड हमारा ल्यूब्रिकेशन की तरह काम करता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो रेजिस्टेंस वाली कहानी मैंने इसलिए पहले लिखवा दी थी कि रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि रेजिस्टेंस, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ने के साथ साथ परमेबिलिटी घटेगी और घटने के साथ परमेबिलिटी बढ़ेगी। इसको अपन लिखते हैं अब। कम वाटर होने पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन कम होती है। इस कंडीशन में लिक्विड के फ्लो में ज्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। ठीक है भाई, ज्यादा होगा, लेकिन डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ाने पर वॉइड्स में मौजूद पानी ल्यूब्रिकेशन की तरह कार्य करता है, जिससे रेजिस्टेंस कम होता है, वह
परमिएबिलिटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस कम हो गया, परमिएबिलिटी बढ़ गई। तो यहां अपन कह सकते हैं K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी उतनी ज्यादा परमिएबिलिटी होगी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बाद अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की, सॉइल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। मैं इसे मिटाता हूं। 4 के बाद जो हमारा 5वां पॉइंट है वो क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। ये दोनों ही चीज हम पहले ही देख चुके हैं, यहां तो हमको केवल लिखना है। भाई मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था क्ले मिनरोलॉजी, वहां पे मैंने आपको फ्लोकुलेंट और डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर जो होता है उसकी परमेबिलिटी अधिक होती है, डिस्पर्स्ड की क्या होती है, कम होती है। तो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है कि नहीं करती, बिल्कुल करती है। कोर्स ग्रेन की ज्यादा होती है और हमारे जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसकी कम होती है। और फाइन ग्रेन सॉइल में भी जो हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लोकुलेंट है, उसकी फ्लोकुलेंट ये तो होता था हमारा, आपको ध्यान हो तो दोबारा पढ़ लेना वो लेक्चर। फ्लोकुलेंट की होती है, देखो भाई पहले तो बात करता हूं मैं कोर्स और फाइन की। तो कोर्स की ज्यादा होगी, फाइन की कम होगी। उसमें वॉइड्स का साइज ज्यादा है, बड़े बड़े हैं, इसमें नंबर ऑफ ज्यादा है वॉइड्स, लेकिन इसमें साइज ज्यादा है, इसकी परमिटिविटी ज्यादा, इसकी कम। और फाइन में भी बात करता हूं तो 2 स्ट्रक्चर है मेरे पास, एक तो है डिस्पर्स्ड, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, एक है फ्लोकुलेंट। तो इसकी कम होती है और इसकी ज्यादा होती है। ये तो होगा स्ट्रक्चर। दूसरी बात क्या है, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफिकेशन पे। स्ट्रेटिफिकेशन पे कैसे डिपेंड करेगी, 5वां लिख देता हूं पहले मैं। 5वां पॉइंट क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, परत। ये भी पढ़ चुके हम, ये ज्यादा होती है, ये कम होती है, हॉरिजॉन्टल ज्यादा होती है और वर्टिकल कम होती है। तो इन दोनों पॉइंट को हम यहां पर लिखेंगे, दोनों चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो भाई 5वां पॉइंट में लिखता हूं, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में वॉइड साइज नॉट नंबर। एक तो नंबर है भाई 4, इसके अंदर 5 मिलेंगे वॉइड, तो इसमें 2 ही मिलेंगे, उसमें ज्यादा नंबर, लेकिन इसका साइज ज्यादा होता है, बड़े बड़े वॉइड्स होते हैं। वॉइड साइज अधिक होने की वजह से इसकी परमिएबिलिटी कॉमा फाइन ग्रेन्ड सॉइल की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। और फाइन ग्रेन सॉइल में भी, फाइन ग्रेन सॉइल की बात करें में भी, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर की परमिएबिलिटी किससे अधिक होती है, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर से अधिक होती है। अब बात करें स्ट्रेटिफिकेशन की, तो स्ट्रेटिफाइड सॉइल में किसकी ज्यादा होती है, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी वर्टिकल परमेबिलिटी से अधिक होती है। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। मैं इसमें लिखता हूं, स्ट्रेटिफाइड सॉइल में हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी कॉमा वर्टिकल परमिएबिलिटी से अधिक होती है। अब देखो भाई, आपको मैं बात बताऊं, जो भी जेईएन बनना चाहते हैं या जेईएन बनने वाले हैं, वो अपना डिफरेंस अपने अकॉर्डिंग जस्ट अभी आप निकाल लेना। जब मैं ये लाइनें बोल रहा था ना आपको, जब मैं ये लाइनें बोल रहा था, कोर्स ग्रेन सॉइल में वॉइड साइज अधिक होने से तुलना में अधिक होती है, और फाइन ग्रेन सॉइल में भी, फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर कौन सी, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर की परमिटिविटी डिस्पर्स स्ट्रक्चर से अधिक होती है। तो जब मैंने ये वाली लाइन बोली ना आपको, कौन सी लाइन, फाइन ग्रेन सॉइल में फ्लोकुलेंट की ये जो मैंने लाइन बोली है अधिक होती है,
इस लाइन को बोलते ही जिन स्टूडेंट्स को उस क्लास का पूरा सीन याद आ गया, मतलब कौन सा सीन, जब मैंने आपको बताया था फ्लोकुलेंट क्या होता है, कोर्स क्या होता है, क्ले मिनरोलॉजी चैप्टर के अंदर, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था, उसमें जब आपको सारी चीज मैंने आपको बताई थी, तो आपको ये डिफरेंस अगर सबको याद आ गया ना, वो चित्र भी याद आ गया, इसका मतलब आप जेईएन बन जाओगे, 100% बन जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। और जिनको याद नहीं आया ना, वो भूल जाना, जेईएन बन भी पाओगे। उनके पास केवल एक महज एक मौका है जेईएन बनने का, अब मेहनत करके, कि अब मेहनत करें और फिर जेईएन बने, अदरवाइज आप भूल जाना। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है, क्योंकि एक्चुअल में आप उस लेवल की तैयारी कर ही नहीं रहे, आप अभी हवा में हो, आपको यही नहीं याद है कि उसमें क्या पढ़ा था, आप रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसी पढ़ाई का कोई सेंस नहीं है। तो आपका रिवीजन इस तरह से होना चाहिए, कोई लाइन एग्जाम हॉल के अंदर आ रही है, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एग्जाम हॉल को। आप ऑलवेज आप अपने आप को ये एज्यूम करो कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, ऑल टाइम ये अपने आप को महसूस करो आप, ठीक है। तो आप एग्जाम हॉल में बैठे उस टाइम अगर ये वर्ड आते हैं आपके माइंड में, तो वो पिक्चर आ जानी चाहिए पूरी, जो भी आपने याद करी है, आपने अपने रफ कॉपी में आपने नोट्स बनाए, किसी भी नोट्स बनाए, आपने लेक्चर लिया है, आपके माइंड में वो पिक्चर आ जानी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल में, बस उसने इतना सा लाइन लिखा स्ट्रेटिफाइड सॉइल, आपके माइंड में एग्जाम हॉल में आ जाना चाहिए उससे रिलेटेड जो जो चीज थी, ये डेटा पूरा पूरा यूं अपने आप एक व्यू बन गया माइंड में कि स्ट्रेटिफाइड सॉइल पढ़ा आपने एक वर्ड, आपके माइंड में आ गया भाई इसमें तो के एच भी होता था, के भी होता था, के एच को ऐसे निकालते थे, समेशन के एच अपन समेशन एच, और उसमें समेशन एच अपन समेशन एच अपन के, इस तरह से अपन निकालते थे, और इसकी वैल्यू ज्यादा होती थी, इसकी कम होती थी। ये चीज आपके चल रही है कब, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और ये चीजें चलती जा रही हैं। इसका मतलब क्या, आप बिल्कुल नाइस पाथ पे हो, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। बात क्लियर है। और अभी तो आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि यार ये क्या होता है स्ट्रेटिफाइड सॉइल, स्ट्रेटिफाइड सॉइल क्या होती थी, यही याद नहीं आ रहा वहां बैठ के, फिर 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, वो कर चुका है क्वेश्चन को, वो चौथे क्वेश्चन में पहुंच गया, आप अभी उसी पटके हुए हो। जो जेईएन बन रहा है ना, वो चौथे क्वेश्चन में पहुंच गया और आप क्या आएगी वहीं पर कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो भैया ऐसे नहीं होगी तैयारी, अभी तो सॉइल चल रहा है, पीछे के सब्जेक्ट सोम, इरिगेशन, सर्वे, आरसीसी, एस्टिमेट, वो तो सारे इसकी भूल गए हम, याद ही नहीं आ रहा कुछ। तो भैया बहुत टाइम है, मैं कहूं तो 15 दिन का टाइम भी आपके लिए सफिशिएंट है, 15 दिन का टाइम भी बहुत ज्यादा है आपके लिए, अगर आप दिल से तैयारी कर रहे हो तो। अदरवाइज आपके लिए कुछ भी कर लो, आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। एक बात आपको बता दूं मैं, क्वेश्चन बैच हम करा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब, केवल क्वेश्चन बैच का मतलब या क्वेश्चंस लगाने का मतलब क्या होता है मालूम है, इसका मतलब होता है आपको रैंक लगाना, बस मैं इतना मानता हूं। क्वेश्चन लगाने का मतलब है मेरा केवल रैंक से, मतलब क्या है, इससे ऊपर का जो प्रोसीजर था ना, आपका सिलेक्शन हो चुका है। ये कौन सा स्टेप है, ये स्टेप है मेरे को रैंक लगाने का। मैं सिलेक्शन तो हो गया, सिलेक्शन मेरा पहले ही हो गया, अब मेरे को रैंक लगानी है अच्छी। उसके लिए क्या करूं मैं, क्वेश्चन बैच यूज करता हूं और क्वेश्चन बैच को अप्लाई करूंगा। क्वेश्चन बैच के बाद मैं टेस्ट सीरीज ले रहा हूं, दोनों चीज कर रहा हूं मैं, किसके लिए, केवल रैंक के लिए। इससे ऊपर का प्रोसीजर क्या है भैया, सबसे पहला जो स्टेप होता है ना स्टडी के अंदर, किसी भी कंपटीशन एग्जाम तैयारी के लिए, वो होता है हमारा क्या, सिलेबस को कंप्लीट करो थॉरोली विद क्रिस्टल कॉन्सेप्ट्स। ये है पहला स्टेप। सिलेबस जो भी है उसको मेरे को सब्जेक्ट्स को क्लियर करना है थॉरोली, बहुत प्यार से और कंप्लीट करना है तरीके से, एक एक जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्रिस्टल क्लियर करके चलना है मेरे को, बस। इसको, ये स्टेप होता है बिल्कुल स्लो स्टेप, बहुत धीरे धीरे तसल्ली से प्यार से पढ़ना है। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, रिवीजन। जो हमने पढ़ा है उसको हमें रिवाइज करना है, रिवाइज करते जा रहे, रिवाइज करते जा रहे। अभी तक आपने न्यूमेरिकल नहीं किया, एक भी सिंगल न्यूमेरिकल नहीं किया, बात क्लियर है। तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मतलब न्यूमेरिकल करने। अब आपको, आपने जो पढ़ लिए, रिवाइज हो गया, सब कुछ आपका पैक हो चुका है, अब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है। आप न्यूमेरिकल्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल करे, ऐसे ऐसे होते हैं, आपने कॉन्सेप्ट तो पता ही था, कॉन्सेप्ट को यूज करके आप न्यूमेरिकल करने लगे। ये तीनों स्टेप हो गए ना, तो तीनों स्टेप में आप मेरे को बताओ, आपको किसी बुक की जरूरत पड़ी क्या, ना तो आपको बेसिक्स ऑफ सिविल अपनी किताब की जरूरत पड़ी, ऑब्जेक्टिव वाले की बात कर रहा हूं, ना ही आपको कोई दूसरी किताब, आर अगौर, जो भी मार्केट जितनी भी किताबें हैं 10 20 50, किसी भी किताब की आपको जरूरत नहीं पड़ी। आपने केवल ये पढ़ा, ये आपने सारे सब्जेक्ट को पढ़ लिया अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट समझ लिए, रिवीजन कर लिया, उनके न्यूमेरिकल्स लगा लिए, बात खत्म, ठीक है।
अब क्या है, आपका सिलेक्शन इतना कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो चुका है, कोई भी नहीं रोक सकता, 100% सिलेक्शन है। आपको सिंगल कोई एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ना ही प्रीवियस ईयर उठाने की जरूरत है। अब क्या है, आपको रैंक लगानी है, तो अब आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को अप्लाई करो। बात क्लियर है क्या? नहीं तो ये स्टेप होता है। लेकिन अब क्या है, उल्टा चलता है। आप लोगों में क्या चलता है, भैया पहले तो चलने दो क्या, क्वेश्चन। किताब उठा ली कोई फेमस सी, ऑब्जेक्टिव की किताब उठा करके पहले में बी, दूसरे में सी, और ये ऐसे होता है, बस रटने लग गए। अरे आपने ये स्टेप ही स्किप कर दिया, कैसे आप सोच सकते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, बिल्कुल इजी टास्क है। डिफिकल्ट आप बनाते हो यार, इसको बहुत डिफिकल्ट बनाते हो। मेरा कहना तो इतना सा है, आप प्यार से, तसल्ली से सभी लेक्चर्स को, वीडियोस को लो। आप बहुत अच्छा साधन है ये। जिसको समझ नहीं आया थोड़ा बैक कर दो, देखा दोबारा से, भूल गए बैक कर दो, देखा दोबारा से। कितना यहां पर तो ये भी नहीं है कि लिखी हुई चीजें सर ने पता नहीं क्या लिखवाया था, देख लो ना बैक करके, जो मैंने मिटा दिया देख लो आराम। नोट्स आपने बना लिए, सारी चीजें 4 बार सुन लो क्या कह रहे हैं सर, यूं समझ में आ जाएगी। ऑफलाइन से तो मैं इसको भैया 1000 गुना अधिक अच्छा समझता हूं। अगर आपके अंदर एफिशिएंसी है तो ऑनलाइन क्लास इज मच बेटर देन ऑफलाइन क्लास। क्यों? रीजन ये है, इसमें आपका कन्वीनियंस है। बिल्कुल आप रात को लेट स्टडी करी थी आपने, सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे थे आप, हालांकि मुझे पता है नहीं पढ़ रहे आप 4 बजे तक, एज्यूम करने में क्या जा रहा है। तो आप सुबह 4 बजे तक पढ़े थे, ठीक है, 4 बजे तो पता नहीं कहाँ रहते हो आप, तो 4 बजे तक आप पढ़े थे। अब आपकी सुबह 6 बजे से क्लास, रसी सर क्लास लेंगे। 5 बजे उठे मुंह बना करके, दिमाग खराब हो रहा है सर क्लास और लेंगे यार सुबह सुबह, यूँ तो नहीं घर पे खुद रहे और हमें भी आराम से रहने दें। 6 बजे वहाँ गए, वहाँ पर भी बैठे हुए ऐसे, खुद तो हो ही दुखी, आसपास के 5 जनों को और आपने अपने जोन में ले लिया कि आ जाओ तुम भी मेरे साथ साथ, थोड़ा से आलसी हो जाओ। वो भी बेचारे 4-5, उनके पास पास में वो 4-5 और 4-5, पूरी क्लास आलसी हो गई। समझ रहे, 2-4 बच्चे एक्टिव रहते हैं बस। तो क्या हुआ, क्या आपका ना तो रात भी हो गई, दिमाग में चल रहा सुबह क्लास है, ना तो रात को पढ़ पाए थे ढंग से, और सुबह 6 बजे उठ करके वहाँ क्लासरूम में जो चल रहा है वो भी समझ नहीं आया, घर जा करके फिर सो गए आप। तो आपका रूटीन नहीं। अब इसमें क्या है, रात को 4 बजे तक पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को 6 घंटे नींद लेनी है, 4 बजे से मैं 10 बजे तक सो रहा हूँ, नहा धो करके 11 बजे से मेरा मन 11 बजे से मैं लेक्चर नहीं लग गया, ले लिए, लिख लिए, रिवाइज कर ले, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, बहुत जबरदस्त डेडिकेशन चाहिए। मेरे को करना है तो करना है, ये नहीं 11 बजे से मेरा टाइम खेलने चले गए, घूमने चले गए, स्किप कर दी लेक्चर, ऐसे नहीं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। JN बनना है तो ऐसे नहीं चलेगा काम, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये छोटी सी बात थी, केवल इसलिए काफ़ी बच्चे डिमोटिवेट हो रहे थे, डिमोरलाइज हो रहे थे, जस्ट कॉज ऑफ एग्जाम डेट की अभी होने वाला है। तो भैया मैं तो कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा टाइम है। देखो मैं बता दूँ आपको जो बहुत पहले करवा दूंगा मैं, मेरा तो बहुत मतलब हम बहुत पहले करवा देंगे सारे सब्जेक्ट्स को। आपके पास मिनिमम 1 महीने का टाइम तो रहेगा, मिनिमम बता रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ 15 दिन का टाइम बहुत है, 15 दिन का टाइम सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, ज़्यादा कोई वो नहीं है। तो आप तसल्ली से तैयारी करें, इसको जो स्टेप बताएं इस तरह से चलें। तो भाई डिमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जिनको याद नहीं आया ना, वो आज के बाद ऐसा नहीं कि वीडियो छोड़ दिए देखने कि यार हम तो मतलब बन ही नहीं सकते आप, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको एक लाइन और बोली थी, जिनको याद नहीं आया नो प्रॉब्लम, वो आज से ही लग जाए बिल्कुल टाइट होकर के, ठीक है ना। तो मैं आगे की बात आपको लिखता हूँ, ये चीज़ हो चुकी है। छठा पॉइंट अपना क्या है, छठा पॉइंट है मेरा entrapped air and foreign impurities। entrapped air का मतलब क्या, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो हमारे ये है ना, ये जो हमारे पार्टिकल है उनके बीच में क्या है, एयर जा करके फिक्स हो गई। अरे बात तो वही है, एयर फिक्स हो गई मतलब उसके अंदर पानी नहीं है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 से कम हो गई। भाई एयर बढ़ गई, तो एयर बढ़ गई उसकी, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन घट गई, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम पढ़ चुके हैं, अगर ये कम हो गई तो हमारी परमेबिलिटी कम हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एयर के बढ़ने पर ये घट रही है, तो एयर कंटेंट के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप सोच सकते हो जैसे ही इसके अंदर एयर भर जाएगी ना, तो इसका जो फ्लो है उसमें रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी परमेबिलिटी घट जाती है। फॉरेन इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज का मतलब बाहर से कोई और चीज इसके अंदर आ गई, कोई हमारे आयन वगैरह आ गए, ठीक है, आयन K+ आयन था Na+, वो आयन इनके बीच में फंस गए। बीच में फंसने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ते ही परमेबिलिटी घट गई। तो एक ही चीज है बस, रेजिस्टेंस।
तो मैं आपको एंट्रैप्ड एयर के अंदर लिखता हूं, एंट्रैप्ड एयर, और इसमें लिखता हूं, तो इन दोनों से ही क्या होगी, परमेबिलिटी हमारी घटेगी। तो अपन लिखते हैं इसके अंदर क्या होता है, सॉइल में एयर मौजूद होने पर लिक्विड के फ्लो में रेजिस्टेंस उत्पन्न, रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, जिससे परमेबिलिटी घटती है। इसी तरह अन्य इम्प्योरिटीज, ब्रैकेट में लिख देता हूं Na+K+ आयन एक्सेट्रा, अन्य इम्प्योरिटीज के मौजूद होने पर भी परमिएबिलिटी घटती है। ठीक है ना, परमिएबिलिटी घटती है। सोडियम जो होता है ना, उसके मौजूद होने पर सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी घटती है। और जो हमारे अर्दन डैम होते हैं ना, मिट्टी के बने डैम, उसकी जो कोर रहती है, ये हमको वहां पर तो इम्परमेबल ही चाहिए था, तो वहां पर कोर में हम किसका यूज करते हैं जनरली, सोडियम। सोडियम को हम उसके अंदर पेनिट्रेट करवाते हैं, अब सोडियम सॉइल का यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारी इसकी परमेबिलिटी घट जाती है, मतलब इम्परमेबल स्ट्रक्चर बनता है। मैं इसे मिटाता हूं, तो हमारे 6 हो चुके हैं टॉपिक, 6 हमारे फैक्टर्स। 7वां है हमारा क्या, एडजॉर्ब्ड वाटर। तो एडजॉर्ब्ड वाटर के कारण क्या प्रभाव पड़ता है परमेबिलिटी पर, उसे भी अपन देखते हैं भाई। इसको आप नोट में लिख लेना, चलो, जिससे आपके लिए याद रहे। इसके नीचे ही आप नोट में लिख दो, सोडियम आयन प्रेजेंट होने से परमिएबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है घटती है, बहुत कम हो जाती है। इसलिए अर्दन डैम में कोर को इम्परमिएबल बनाने के लिए सोडियम सॉइल का यूज किया जाता है। ठीक है ना, ये मैंने लिखवा दिया आपको। अब हम 7th देखते हैं। 7th कौन सा फैक्टर है, एडजॉर्ब्ड वाटर। एडजॉर्ब वाटर कौन सा होता है, जो उसके सरफेस पर चिपका होता है। अब ये आपको टर्म याद आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं लिखवा चुका हूं ऑलरेडी, आपको इसके बारे में समझा चुका हूं पहले ही। तो देखो भाई क्या होता है हमारा, जो इसको मिटा रहा हूं मैं, जो हमारा एडजॉर्ब वाटर होता है ना, सॉइल के ऊपर जो चिपका हुआ होता है वाटर, उस वाटर के कारण क्या हो जाता है, वही सेम चीज, हमारा जो पाथ का जो एरिया था, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है भाई। देखो ये हमारा पार्टिकल था, इसके ऊपर वाटर क्या है, ये एडजॉर्ब वाटर है। ठीक, इसकी विस्कोसिटी क्या है एडजॉर्ब वाटर की, बहुत ज्यादा होती है। इससे क्या हो गया, हमारा जो ये हमारा दूसरा पार्टिकल था और इसके ऊपर का पानी ये था। तो देखो पहले तो इसके बीच में इतना पाथ मिल रहा था पानी को मूव करने के, लेकिन अब मूवमेंट के लिए क्या है, पाथ कम हो चुका है, उसका जो एरिया है कम हो गया, तो इसलिए
एरिया ही कम हो गया तो क्या हो जाएगी, परमिबिलिटी घट जाएगी। जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा उतनी बढ़ जाती है। एक तरह से वॉइड रेशो ही कम हो गया हमारा, क्योंकि ये पानी तो खिसकना नहीं नीचे, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, चिपका रहता है ये। तो इसके कारण भी क्या होता है, हमारी परमिबिलिटी घटती है। अपन लिखते हैं एडजॉर्ब्ड वाटर के कारण लिक्विड का फ्लो स्पेस, मतलब बहने वाला जो एरिया है, फ्लो स्पेस कम हो जाता है, जिससे परमिएबिलिटी घटती है। ठीक है भाई, लिख लो आप। अब मैं इसे मिटाता हूं। हमारे सारे फैक्टर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, वो क्या है हमारा, मेथड्स ऑफ परमेबिलिटी कैलकुलेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ज्ञात करने के कौन कौन से मेथड है हमारे, तो हेडिंग डालेंगे अपन मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। तो हमारे पास जनरली 3 मेथड हैं। पहला है हमारा, मेथड्स कौन कौन से हैं भाई, 3 मेथड हैं। जो भैया हमारा पहला मेथड है वो कौन सा मेथड है हमारा, ये हमारा लैबोरेटरी मेथड। इसमें भी 2 हैं हमारे, एक है हमारा कांस्टेंट हेड मेथड और दूसरा है हमारा फॉलिंग हेड मेथड। इसके बाद आता अपना कौन सा, फील्ड मेथड। फील्ड मेथड भी हमारे 2 हैं, एक तो है हमारा पंपिंग आउट टेस्ट और दूसरा है हमारा पंपिंग इन टेस्ट। फिर आते हैं हमारे कौन से, इनडायरेक्ट मेथड। ये इंपेरिकल फॉर्मूले पर आधारित होते हैं। ये हमारे काफी सारे हैं इंपेरिकल फॉर्मूले, लिख देते हैं अपन, बेस्ड ऑन एम्पेरिकल फॉर्मूले पर आधारित जो भी है हमारे, वो कौन से हैं, वो हमारे लिखाऊंगा मैं आपको 1 बाय 1। तो फिलहाल आप देखिए, हमारे जो परमेबिलिटी है उसको ज्ञात करने के 3 मेथड है, 3 कैटेगरी है। सबसे पहले कौन सी हमारी, सबसे पहले हमारे लेबोरेटरी मेथड, उसमें हमारा कांस्टेंट हेड मेथड और फॉलिंग हेड मेथड, इन दोनों को देखेंगे। फिर फील्ड मेथड है हमारा, इसको कहां पर करेंगे, इसमें फील्ड में जाकर के, मान लो इस खेत में जो सॉइल है उसकी मेरे को परमिबिलिटी निकालनी है और यहीं पर निकालनी है, तो मैं कैसे याद कर सकता हूं, फील्ड में जाकर के। कौन से मेथड है, पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट, इनको बताऊंगा। इनडायरेक्ट मेथड ये कुछ नहीं है भैया, ये हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूले वर्ड के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये वो फॉर्मूले होते हैं जो बिना नियम कायदे कानून के बनते हैं, कोई भी इनको बना देता है डायरेक्टली फील्ड में अप्लाई करके। तो ये होते हैं, किसी ने भी दे दिया रामू का फॉर्मूला, ठीक है, तो रामू ने क्या किया था, वो देख रहा था ऊपर से पत्थर जो है ना उसको निकालना था कि कितने टाइम में पहुंच रहा है। तो उसने देखा चौथी मंजिल से गिर रहा था पत्थर 2 मिनट में, 5 से गिर रहा था 3 मिनट में, इससे 4 मिनट। उसने अपनी एक रिलेशनशिप बना ली टाइम और मंजिल के बीच में, एक फॉर्मूला बना दिया। अब उस फॉर्मूले को कहीं पर भी सेट कर दो आप, उस फॉर्मूले का यूज करके आप बता दोगे 16 मंजिल से इतना टाइम लगेगा गिरने में पत्थर को। तो उसने कुछ भी यूज नहीं किया कि ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, ये क्या होता है, नहीं, वो रामू का फॉर्मूला। तो वो सारे हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूले होते हैं, 4-5 हैं जिनकी सहायता से अपन डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, के की वैल्यू। के मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, या शॉर्ट में इसको परमेबिलिटी बोलते हैं। तो पहले मैं आपको लिखवाऊंगा लेबोरेटरी मेथड ए, उसमें दोनों पढ़ेंगे 1 2, फिर बी 1 2, फिर सी, उसमें जितने भी हम। तो पहले मैं आपको लिखता हूं, देखो, क्योंकि ये क्रम इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाने के लिए, बेहतर नोट्स बनाने के लिए। ए है हमारा
लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी मेथड हमारा कौन सा है? पहला है कांस्टेंट हेड। ये कौन से मेथड होते हैं लेबोरेटरी? इन मेथड के द्वारा लैब में सॉइल की परमिएबिलिटी ज्ञात की जाती है। ठीक, तो पहला हमारा कांस्टेंट हेड मेथड, इतना उतारो आप। मैं इसको 1 नंबर को दोबारा यहां डाल करके लिखूंगा, आप यहां तक उतारो। मैं इसे मिटाता हूं भाई। सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो है कांस्टेंट हेड मेथड। तो भाई इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम एक सिंपल सी चीज करेंगे। कांस्टेंट हेड मेथड के अंदर हम क्या करेंगे? पहला पहला लिखता हूं मैं आपको, कांस्टेंट हेड मेथड। देखो भाई क्या होता है इस मेथड में। इस मेथड में क्या होता है? कांस्टेंट हेड मेथड में इसमें जो हमारा हेड है ना, मतलब जो पानी का जो प्रेशर, पानी का जो हेड है उसको कांस्टेंट रखते हैं अपन। ये क्या है? देखो ऊपर एक, ये हमारी सॉइल है, सॉइल के ऊपर मैंने एक पोर्स डिस्क लगा दी। पोर्स डिस्क का मतलब होता है छेद, जिसके अंदर छेद होते हैं। इस तरह की एक प्लेट लगा दी, नीचे भी छेद वाली प्लेट है। इसमें से क्या है? ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं और पानी का जो हेड है, अब देखो सॉइल में से पानी गुजरेगा और नीचे निकल जाएगा पानी। बात क्लियर है कि नहीं? जब हम पानी को ऊपर से डालेंगे तो इस छेद में से होता हुआ सॉइल में से यूं नीचे जाएगा, फिर नीचे निकल जाएगा। ठीक है, तो पानी तो निकल जाएगा जितना हम डालेंगे। हम क्या कर रहे हैं? पानी को कॉन्टिन्यूसली डालते जा रहे हैं। देखो ये जो मैं दिखा रखा है ना, इससे क्या कर रहे हैं? हम पानी को कॉन्टिन्यूसली डालते जा रहे हैं और यहां से पानी निकल रहा है। इतना पानी डाल रहे हैं कि इसका जो हेड है वो क्या है? मेरा कांस्टेंट है। मान लो ये सॉइल से 1 मीटर उठा हुआ था, तो मैं इसके अंदर पानी डालूंगा और इसको 1 मीटर मेरा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना? तो इसके अंदर हेड जो है मेरा कांस्टेंट फिक्स है। पानी डलता जा रहा है, पानी नीचे भी निकल रहा है, लेकिन जो हेड है सॉइल उतनी ही डूबी हुई है। तो जब पानी को मैंने यहां पर पीजोमीटर लगाया तो कितना हेड दिखाएगा? इसके बराबर दिखाएगा, यहां तक इस लेवल पे दिखाएगा हेड। लेकिन जैसे ही पानी यहां से गुजरेगा, तो हम सीपेज पढ़ चुके हैं, तो उसकी एनर्जी में लॉस होगा, बिल्कुल होगा। तो जब मैं पीजोमीटर को नीचे लगाऊंगा तब मैंने देखा तो पानी के पास केवल कितना हेड था? इतना। तो ये बाकी का क्या था? हेड लॉस। बाकी का हेड मेरा क्या हो गया? खत्म हो गया। तो जितनी एनर्जी यहां थी ना पानी के पास, इतनी उतनी नहीं रही इस पॉइंट पर एनर्जी इतनी हो गई। तो ये क्या हो गया? मेरा हेड लॉस हो चुका है। हमारा स्मॉल h की वैल्यू है ये हेड लॉस। सॉइल की लेंथ कितनी थी? L थी। तो इस वाले मेथड में मैं क्या कर रहा हूं? इसको कांस्टेंट रख रहा हूं। किस चीज को कांस्टेंट रख रहा हूं मैं? यहां पर मेरा हेड कांस्टेंट है। अब मैं इस मेथड के अंदर क्या करूंगा? मेरा सिंपल सी बात है, डिस्चार्ज बराबर KIA होता है। मुझे मालूम है ये। मेरे को क्या निकालना है? K निकालना है मेरे को। और Q क्या होता है मेरा? Q होता है मेरा डिस्चार्ज के मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब कितना वॉल्यूम जा रहा है पानी का टाइम का। तो वॉल्यूम पर टाइम को ही तो बोलते हैं अपन डिस्चार्ज। और ये क्या हो गया मेरा? KIA। और I क्या होता है? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ।
तो देखो इस पूरी पूरी इक्वेशन में मेरे को वॉल्यूम पता है, यहां से जो भी पानी निकलेगा इसका वॉल्यूम मेरे को पता है v। पता है कि नहीं पता है? टाइम मैं नोट कर लूंगा, 10 बजे से पानी मैंने छोड़ा था और यहां पर 10:30 में निकला। टी भी मेरे को मालूम है। इसका एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए। इसका एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन बराबर ए, मतलब मेरे को ए भी मालूम है। वॉल्यूम मालूम है, टी मालूम है, ए मालूम है, एच हेड लॉस भी मालूम है, एल लेंथ भी मालूम है। तो मालूम क्या चीज नहीं है मेरे को? बस के नहीं मालूम। तो के मैं निकालूंगा। के कैसे निकालूंगा? वॉल्यूम अपॉन में टाइम इंटू लेंथ अपॉन में एच इंटू ए। आ गया मेरा ये। तो बिल्कुल इस तरह से निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये कौन सा मेथड था? ये था मेरा कांस्टेंट हेड। तो कांस्टेंट हेड मेथड के अंदर क्या करते हैं हम? जो सॉइल है उसमें हेड को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है ना। तो अपन इसको लिखते हैं। इस मेथड का यूज कहां पर करेंगे? इसका यूज वहां पर करेंगे जहां पर हमारी जो सॉइल है ना वो कैसी है? कोर्स ग्रेन सॉइल है, मोटी ग्रेवल या सैंड, उसकी निकालने के लिए करेंगे परमेबिलिटी को। तो मैं यहां पर लिखता हूं, इसमें अपन लिखते हैं इस मेथड में ए क्रॉस सेक्शन एरिया वाले सॉइल सैंपल को कांस्टेंट हेड पर रखा जाता है। इस सॉइल में से टी समय में गुजरे पानी की वॉल्यूम नोट की जाती है कि टी समय में कितना पानी निकल गया, ठीक है ना। इस वॉल्यूम व हेड लॉस के आधार पर सॉइल की परमेबिलिटी ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करोगे? हम जानते हैं Q बराबर सिंस Q बराबर KI A। अब 1 बाय 1 में लिखते जाऊंगा। डिस्चार्ज क्या होता है हमारा? वॉल्यूम अपॉन में एरिया बराबर K इंटू में I क्या होता है? हेड लॉस अपॉन में लेंथ इंटू एरिया, सॉरी एरिया नहीं टाइम, ठीक। तो मैं K बोलूं तो K क्या हो गया मेरा? बाकी सारी चीज इधर आ जाएगी। वॉल्यूम अपॉन टाइम इंटू में L बाय H इंटू A। तो K बराबर V, वॉल्यूम को V बोल देता हूं, V इंटू में L अपॉन में THA। इस तरह से निकालूंगा। मुझे वॉल्यूम भी मालूम है, L भी मालूम है, T भी मालूम है, H भी मालूम है, A भी मालूम है। निकाल लेंगे अपन इस तरह से। यहां पर मैं लिख देता हूं A क्या है? A बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल। तो भाई ये मेथड कहां पर सूटेबल है? ये मेथड हमारे कोर्स ग्रेन सॉइल की परमिटिविटी ज्ञात करने के लिए सूटेबल है। लिख देता हूं, यह मेथड कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल होता है। क्योंकि भाई इस कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल क्यों है? उसमें पानी हमने ऊपर से छोड़ा 12 बजे, तो 12:30 पे नीचे आ जाएगा, आराम से आ जाएगा उसमें पानी। लेकिन अगर हमारी क्या है, आप कांस्टेंट हेड रखना है आपको, तो देखो पानी ऊपर से आ रहा है और नीचे चलता भी रहना। पानी क्या है? चलता रहना चाहिए, सर्कुलेट। ऊपर से आ रहा है और नीचे निकल रहा है, तभी तो कांस्टेंट हेड रहेगा। अब क्या है भाई, देखो पानी ऊपर से तो आ रहा है लेकिन नीचे से निकल नहीं पा रहा, पानी नीचे से निकल नहीं पा रहा, तो पानी यहां तो बढ़ता जाएगा। तो कांस्टेंट हेड कहां से रहा हमारा? इसलिए ये केवल किस में सूटेबल होता है? हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल में। बात क्लियर है? इसके बाद अपन बात करते हैं कौन से वाले की? इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं फॉलिंग हेड मेथड। इसके बाद अपन देखते हैं फॉलिंग हेड मेथड।
फॉलिंग हेड मेथड में दूसरा लिखते हैं अपन। मैं इसे मिटाता हूं भाई, इसको आप उतार लो, मैं इसे मिटाता हूं। फॉलिंग हेड मेथड में थोड़ा सा अंतर है। दूसरा है हमारा फॉलिंग हेड मेथड। इस मेथड में क्या हो जाएगा, हेड कांस्टेंट नहीं रहेगा, हेड जो है हमारा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसमें हमारा हेड जो है वो चेंज होता जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। इसको मैं बनाता हूं डायग्राम। ये हमारी सॉइल है, इसमें सेम पिछले वाले की तरह। देखो भाई, इस मेथड में क्या होता है हमारे, इस मेथड में हमारा एक स्टैंड पाइप होता है जिसके थ्रू अपन पानी भेजते हैं सॉइल में। ठीक है, तो हमने देखा पहले कुछ समय पे स्टार्ट में तो इसका हेड कुछ ज्यादा था, कितना था H1, कितने टाइम पर, T1 टाइम बोल दिया 12 बजे। हमने देखा, हमने इसमें पानी डाल के छोड़ दिया, अब कुछ नहीं कर रहे, हमने पानी को निकाल दिया अलग से बाहर, नीचे भी निकलेगा पानी, बाहर निकलता जाएगा। इसका लिख देता हूं क्रॉस सेक्शन बराबर ए है। तो क्या हो रहा है, पानी हमने डाल दिया, ऊपर से डाल करके छोड़ दिया, नीचे छेद है तो पानी का लेवल घटेगा ही तो, क्योंकि ऊपर से तो आ नहीं रहा दोबारा। तो पहले तो इतना लेवल था, इसका हेड कितना था H1, कितने टाइम पर, T1 पर, फिर ये धीरे धीरे घटने लगेगा। तो T2 समय पर कितना हो गया, ये H2 हो गया हमारा। बात क्लियर है कि नहीं? तो हमारा ये हेड कम हो गया T1 समय पर T2। इसकी लेंथ कितनी थी, L थी। इसका क्रॉस सेक्शन कितना था हमारा, कैपिटल ए था। तो हम इसके अंदर एक इक्वेशन अप्लाई करते हैं और उस इक्वेशन के द्वारा हम डिस्चार्ज उसको के को हम निकालते हैं। तो क्या होती है इक्वेशन, 2.303 ए होता है इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टैंड पाइप बराबर स्मॉल ए, और ये लिख देते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल बराबर कैपिटल ए। AL अपॉन में इस तरह से अपन निकालते हैं। यहां पर A क्या होता है हमारा, A होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टैंड पाइप, कैपिटल A क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल, L लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, T टाइम होता है, H1 H2 अपना हेड है ये।
इस तरह से अपन के को निकालते हैं इस इक्वेशन का यूज करके। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं, इसके अंदर पानी को छोड़ देते हैं। भाई ये किसके लिए सूटेबल है, अगर आप कोर्स ग्रेन सॉइल होती ना तो पानी आपने ये भरा H1 टाइम पर, आपने 12 बजे भरा तो 10 सेकंड में निकल गया, पूरा ही पानी नीचे निकल गया। वहां पर सूटेबल नहीं है ये कहां पर सूटेबल है, जहां पर सॉइल कैसी हो हमारी, फाइन ग्रेन, जैसे हमारी के लिए सिल्ट हुई तो सिल्ट के अंदर पानी क्या धीरे 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 इसमें से गुजरेगा नीचे, तो धीरे धीरे इसका लेवल कम होगा। तो टी की जो वैल्यू है टाइम T2 माइनस T1 हमारा सिग्निफिकेंट आएगा, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, इसलिए वहां पर इसको अपन यूज करते हैं। तो इसमें मैं लिखता हूं, इस मेथड में सॉइल सैंपल के ऊपर स्टैंड पाइप लगाया जाता है जिसमें पानी को डालते हैं। यह पानी का लेवल टाइम के साथ साथ घटता है, अतः इसमें डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट हेड प्राप्त होता है। भाई T1 पर H1 है, T2 पर H2 है, T3 पर H3 होगा, प्राप्त होता है। इसको फॉलिंग हेड इसलिए बोलते हो कि हेड क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, प्राप्त होता है। इन हेड को नोट करते हैं जिसकी सहायता से परमेबिलिटी ज्ञात की जाती है। उसके नीचे अपन ये इक्वेशन लिख देंगे और इक्वेशन के बाद क्या लिखेंगे, यह मेथड फाइन ग्रेन सॉइल के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। वो कोर्स के लिए था, ये फाइन के लिए। उतार दो भाई इसको। तो हमारा पहला वाला तो हो चुका है, दूसरे वाले में इतना कुछ लिखना नहीं है, जो दूसरे बी मेथड थे वो मैं आपको बताता हूं। आप इसे लिखो, मैं इसे मिटाता हूं। दूसरा मैं आपको बताता हूं, जो हमारा बी है, हमारा मेथड कौन सा है, फील्ड मेथड। बी मेथड कौन से हमारे, फील्ड मेथड। इन मेथड का यूज कहां पर करते हैं अपन, इन मेथड के द्वारा अपन परमेबिलिटी को डायरेक्टली फील्ड में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक लाइन लिख देते हैं, इन मेथड्स के द्वारा परमिएबिलिटी को फील्ड में डायरेक्टली ज्ञात किया जा सकता है। अब देखो भाई, इसके दो मेथड हैं। पहला है हमारा पंपिंग आउट टेस्ट। समझा देता हूं आपको। भाई ये मेरा क्या था, ग्राउंड लेवल, परमेबिलिटी देखनी है सॉइल की। मैं क्या करूंगा, मैंने एक कुआं बना दिया इस तरह से। अब इसमें ग्राउंड लेवल जो था वाटर का, यहां तक था GWT, ग्राउंड वाटर टेबल। अब इस सॉइल में से पानी जो है यहां पर जाएगा, धीरे धीरे इस तरह से जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका लेवल नीचे से यूं बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 इसी के बराबर हो जाएगा।
तो पानी इसमें से इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो खाली जगह है, ये हमारी सॉइल थी। इसकी सहायता से हम देखेंगे कि पंपिंग आउट, आउट का मतलब क्या है, पानी यहां तक आ चुका है, अब हम पानी को पंप करके बाहर निकालेंगे। बाहर निकाला हम वही डिस्चार्ज क्यू, भाई टी टाइम में इतना वॉल्यूम निकाल चुके हैं, मतलब क्या पता चल गया मेरे को, डिस्चार्ज पता चल गया। आप निकालोगे तो इसका स्तर क्या हो गया, पानी को बाहर निकालोगे कम हो गया। अब हम देखेंगे कि इसका स्तर फिर से बराबर कितने टाइम में हो रहा है, तो उस टाइम के आधार पर अपन क्या निकालते हैं, परमेबिलिटी को ज्ञात करते हैं। उसके अलग अलग मेथड है, बहुत सारी इक्वेशंस आती हैं, वो आपके काम का नहीं है। मैं आपको बस समझा रहा हूं कि पंपिंग आउट में क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं। पंपिंग इन में क्या करते हैं, इस सॉइल के अंदर हम पानी को पेनिट्रेट करवाते हैं कि भाई इतना वॉल्यूम पानी इतने टाइम में अंदर जा रहा है। जिसकी कम होगी, जिसकी भाई परमेबिलिटी कम होगी, वो पानी बहुत देर में जाएगा अंदर, जिसकी ज्यादा होगी वो कम समय में जाएगा। तो ये होते हैं हमारे पंपिंग इन और पंपिंग आउट टेस्ट। ये टेस्ट किस पर डिपेंड करते हैं, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभावित करने वाली रेडियस। देखो इस कुएं को पानी जो है ना, इस कुएं को पानी चार तरफ से मिल रहा है, लेकिन इसका ये जो बन रहा है कोन, ये इस तरह से कोन के रूप में पानी आता है यूं धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि पानी यहीं से आ जाएगा, ऐसे आता धीरे। तो ये मान लीजिए कोन यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पर हमारे खत्म है, ये सेंटर है, तो सेंटर से इस कोन ऑफ डिप्रेशन की जो रेडियस होती है, उस रेडियस को बोलते हैं अपन रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करने वाली रेडियस। तो जो हमारी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होती है ना, उस पर डिपेंड करते हैं टेस्ट हमारे। तो यहां पर केवल यही काम का पॉइंट है आपका क्या है कि इस टेस्ट का यूज कब करते हैं, जब रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ज्यादा होती है तब तो इसका करेंगे, और इसका कब करेंगे पंपिंग इनका, जब रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कम होती है। तो ये मैंने आपको सारा समझा दिया है, बस यही बनता है इससे क्वेश्चन, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। ये फील्ड टेस्ट है, अपने फील्ड के अंदर ही। अब भाई कुआं आप लेबोरेटरी में तो बना नहीं सकते, फील्ड में ही बना सकते हैं। इसमें मैं लिखता हूं आपको, पंपिंग आउट टेस्ट के अंदर क्या होगा हमारा, इस टेस्ट का यूज वहां किया जाता है जहां रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होती है, अधिक होती है। ठीक। और दूसरा कौन सा है हमारा, पंपिंग इन टेस्ट। ये कौन सा होता है, इस टेस्ट का यूज वहां किया जाता है जहां रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होती है। आप तो पूरा लिखना भाई, मेरा तो काम चल जाएगा, मुझे तो बहुत कुछ पढ़ाना है। इस टेस्ट का यूज वहां किया जाता है जहां रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कम होती है। ठीक है ना। अब मैं आपको सी लिखता हूं, मैं इसे मिटा रहा हूं भाई। लास्ट मेथड जो है हमारा वो कौन सा है, सी। वो कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं और कुछ नहीं। 4-5 फॉर्मूले, उन सभी को लिखेंगे अपन वन बाय वन। सी है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। क्या करते हैं, इस मेथड में एम्पेरिकल फॉर्मूले द्वारा किसको ज्ञात किया जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूले द्वारा परमिएबिलिटी ज्ञात की जाती है। एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखता हूं सबसे पहला हमारा, एलन हेजन फॉर्मूला। इसके अनुसार के क्या होती है हमारी, इसके अनुसार के बराबर, चलो पूरा लिख देते हैं, के बराबर सी इंटू में D10 का स्क्वायर। यहां पर सी क्या होता है, सी होता है हमारा कॉफिशिएंट, लगभग बराबर इसकी वैल्यू होती है 100। ठीक है। और D10 आप जानते ही हो, D10 क्या होता है भाई,
इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का इफेक्टिव साइज है। नेक्स्ट लिखते हैं भाई, और भी फॉर्मूले हैं काफी सारे, 5 है हमारे। बी है हमारा तरजागी फॉर्मूला, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स मिस्टर तरजागी। के बराबर, ये 100 था भाई, इसकी वैल्यू लगभग 100 थी, 100 d10 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर है 200 इंटू डी का स्क्वायर इंटू में ई, ठीक। डी का स्क्वायर क्या होता है, डी क्या होता है, यहां पे डी वही हमारा, यहां पर डी क्या है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, और ई क्या है हमारा, वॉइड रेशियो। तीसरी देखते हैं, तीसरा फॉर्मूला किसका है, वही तीसरा फॉर्मूला है हमारा कॉज़ने कार्मन्स फॉर्मूला, केसी इक्वेशन बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ये क्या होती है हमारी, ये होती है के बराबर 1 में के इंटू एस का स्क्वायर गामा अपॉन ईटा ई क्यू अपॉन 1 प्लस ई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मूला हमारे, ये है हमारे, यहां पर जो हमारा एस एस है ये क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक सरफेस। ये क्या होता है, इसकी यूनिट होती है हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। बाकी चीज आप जानते ही हो, के क्या ये कांस्टेंट है, कॉज़ने कांस्टेंट, ठीक। सेम वैसे ही फॉर्मूला है, बस यहां पर एस स्क्वायर आ गया। वो मैंने आपको पहले बताया था ना कि डी स्क्वायर को एस बराबर क्या होता है, स्पेसिफिक सरफेस होता है हमारा 6 अपॉन डी। तो डी क्या हो गया हमारा, वहां पर आता था डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर आता था ना, तो डी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 6 स्क्वायर अपॉन में एस का स्क्वायर। बस ये पुट किया है और एक नया कांस्टेंट लगा दिया इन्होंने। तो ये कॉज़ने कार्मन्स इक्वेशन हो गई। उतारो आप इन तीनों को, 2 और हैं, एक है हमारा लाउडेंस फॉर्मूला, उसको लिखता हूं मैं नेक्स्ट, सी होगा। डी लिखता हूं मैं आपको, डी फॉर्मूला हमारा लाउडेंस फॉर्मूला। ये क्या है, ये कहता है के बराबर log बेस 10 के इंटू एस का स्क्वायर बराबर ए प्लस में बी एन। इस रिलेशनशिप से बताते हैं हम। के जानते हो अपनी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, एस एस अपना स्पेसिफिक सरफेस, ए और बी क्या होते हैं, कांस्टेंट। ए क्या है, कांस्टेंट है, बी क्या है, ये भी कांस्टेंट है, एन क्या है, पोरोसिटी। ए की वैल्यू कितनी होती है 1.365, इसकी होती है वैल्यू हमारी 1.15, ठीक। पोरोसिटी आपको लिखवाई दिया मैंने। तो बस इस इक्वेशन के अंदर ये पता है हमको, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, के निकाल लेंगे इस इक्वेशन यूज करके। ऐसे ही हमारा जो ई है वो है हमारा कौन सा, कंसोलिडेशन इक्वेशन। ये क्या होती है हमारी इक्वेशन, के बराबर सी बी डॉट एम बी डॉट गामा डब्ल्यू। भाई ये चीज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट यूनिट के अंदर, कंसोलिडेशन के अंदर। फिलहाल इसको आप स्किप करें, बस ये याद रखें
कि हमें के इस तरह से निकालेंगे इसकी सहायता से। CV जो होता है वो होता है हमारा, ये सारी चीज वही बताऊंगा, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, और जो MV होता है हमारा वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, गामा W आप जानते हैं। तीनों की वैल्यू पुट करके अपन के की वैल्यू को निकालते थे। ये हमारे पांचों हमारे कौन से थे, ये पांचों जो थे हमारे वो कौन से थे, एम्पेरिकल मेथड। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट है एक तो ए, एलन हेजन इक्वेशन, बस एक ही इंपॉर्टेंट था ए, बाकी आप भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ए और जो ये है ई, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, ए और ई केवल दो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप BCD हुए। तो ये इस तरह से हम परमिबिलिटी को निकालते हैं। सारे मेथड हो चुके कंप्लीट। तो ये अपनी परमिबिलिटी जो चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन, नेक्स्ट लेक्चर 21 के अंदर कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।